हेलो टू एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पंचायती राज की सीरीज का। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। मैं आपका अपना क्रांति सर स्वराज आईएएस के एजुकेशनली डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न की एक सीरीज चला रहा हूँ। इसमें आपको लेक्चर भी दिया जा रहा है हर एक क्वेश्चन के आंसर का फुल एक्सप्लेनेशन के तौर पर, ताकि आगामी जो भी आप परीक्षा दो उसमें काफी ये लाभप्रद हो। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे स्क्रीन पर आप सभी के सामने क्या कुछ प्रश्न आते हैं। बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। कथन और कारण से संबंधित है। और जब ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न आते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी इससे भयभीत हो जाते हैं कि सर इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन करना होता है। जो विद्यार्थी नए होते हैं उस क्षेत्र के लिए में उनसे संबंधित मैं यह बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, दोनों को आप अध्ययन करिए। अध्ययन करने के बाद जब आपको यह लगे कि कोई कथन सही है और कारण भी सही है, और आपको देखना है कि कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण दे रहा है, तो इन दोनों के बीच में आप क्योंकि लगा करके पढ़िएगा। तो आपका एक विकल्प जो रहेगा कि कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण करता है, तो वो आपको ज्ञात हो जाएगा। अब बाकी तो आसान होते हैं कि कथन सही है कारण गलत है, कारण सही है कथन गलत है। इस तरीके का ऑप्शन आपसे आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इन कथनों पर विशेष ध्यान दो। ये कह रहा है कथन, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के संबंध में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया। राजनीति का अंतः खेल कम हो गया। ये ऐसा क्यों कह रहा है? ये ऐसा इसलिए कह रहा है, पहली बात तो हम अगर बात करें कि स्टेटमेंट सही है या गलत, कथन सही है या गलत, तो अगर कथन की अगर मैं बात करूं तो कथन यहाँ पर 100% ट्रू है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको मालूम है जब हम स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों की अगर बात करें तो आज वर्तमान में आपके पास 73वां संविधान संशोधन 1992 सॉरी दिखाई देता है। और वही चीज कथन में भी दिया गया है। मैं एक साथ कारण में भी दिया गया है, दोनों को एक साथ पढ़ता हूं, उससे आपको आसानी हो जाएगी। कारण कह रहा है संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे से लिंक भी है। कैसे? आप पहले इनके बीच में क्यों की लगा दीजिए। अगर मैं इनके बीच में क्यों की लगाता हूं फिर मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा तो ज्यादा बेहतर आपको और एक्यूरेसी विथ क्लैरिटी आ जाएगी। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया, क्योंकि संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया। अर्थात यहाँ पे ये जो बात कही गई कि राजनीति का अंतः खेल कम हो गया, उसका कारण ये है कि जब 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया, जो कि 1993 में लागू किया गया, जिसके तहत भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ जोड़ा गया, जहां पर यह बात कही गई है कि अब त्रिस्तरीय पंचायत रहेगी, जैसे कि ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। और उनसे संबंधित उनके उत्तरदायित्वों की बात कही गई है। उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है और यहाँ पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो गया है। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निचले दर्जों में अगर आप जाते हो तो आपके पास पंचायत दिखाई देते हैं। फिर उन पंचायतों को भी हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया, ग्राम, खंड और जिला स्तर, जिन पर उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उन्हें नीति बनाने का भी अधिकार दिया गया है। और वो किन विषयों पर अपना कार्य कर सकते हैं ग्राम सभा के माध्यम से। अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करूं तो आपको पता होगा भारतीय संविधान के अनुसूची 11 के अंतर्गत 29 विषय दिए गए हैं जिस पर वो कार्य कर सकती है। तो इस एक्सप्लेनेशन से यह क्लियर होता है कि अब जो ऊपर लेवल में जो राजनीतिक दल है, जैसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर वो डायरेक्टली अपना प्रभाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अब जो स्थानीय स्वशासन उभर कर सामने आ चुका है, वह स्वयं के फैसले ले रहे हैं। इस हिसाब से आपके पास जो कथन और कारण दोनों ही सही होता है।
अर्थात अब आप किस विकल्प को चुनोगे, आप उस विकल्प को चुनोगे जहां पे लिखे रहेगा कथन भी सही, कारण भी सही, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। तो देखते हैं हमारे पास ऐसा कौन सा विकल्प सामने आता है। तो देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। हो गया आपका पहला ऑप्शन, ए विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों मतलब कि लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता, नहीं होता की बात कर रहा है। अब चार विकल्प आपके पास दिए गए हैं। नागरिकों को शिकायतें, बी अगर मैं पढ़ूं तो आर्थिक मामले, तृतीय विधि निर्माण, और चतुर्थ कार्मिकों के मामले, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स की यहाँ पे बात चल रही है। तो अगर आप देखोगे तो जो राज्य सरकार है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो विधि बनाता है उसके आधार पर वह इन ग्राम पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हो सके उसका पूरा प्रबंध करवाता है। इसके लिए स्वयं जो निचला इकाई है ग्राम सभा, उनकी बैठकें होती हैं और वहां पर फिर नीति निर्माण या फिर पॉलिसी या फिर योजनाओं का क्रियान्वयन करने की बात होती है। जैसे बजट इत्यादि वहां पास करवाया जाता है, सोशल ऑडिट रिपोर्ट होते हैं जिनके विषय मैंने अभी बताया आपको 11वीं अनुसूची में दिया गया है। उस आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों, स्थानीय इकाई मतलब जैसे पंचायत हो गया या फिर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत की आप बात कर दीजिए, वहां पर नियंत्रण नहीं है। तो नियंत्रण जो नहीं है वो नागरिकों की शिकायतों को लेकर के नहीं है, अपितु ये जो तीन है इस पर वो कार्य कर सकता है। विधानमंडल के द्वारा बनाए गए विधि के आधार पर राज्य सरकार अपने फैसले सुरक्षित रखता है कुछ मामलों पर। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, ए नागरिकों की शिकायतें। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। अब आप सभी जानते हैं कि भारतीय नेता में आपके पास जो आंसर आएगा वो है महात्मा गांधी जी। क्यों? क्योंकि यह महात्मा गांधी जी की ही विचारधारा है जिन्होंने यह बात कही थी कि अगर देश का विकास करना है तो देश के हमें जमीनी स्तर तक लोकतंत्र को लाना होगा। इसके लिए तृणमूल लोकतंत्र जैसे शब्दावली भी आपको दिखाई देता है, और वो जमीनी स्तर पर कौन, तो ग्राम स्तर। और यही कारण है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 के तहत महात्मा गांधी जी के इन्हीं विचारों को रखा गया है, जहां पर पंचायत संबंधित प्रावधान आपको मतलब उससे संबंधित आप बातें निकाल सकते हैं, जहां यह राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि यथाउचित वह इसका प्रबंध करेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो है महात्मा गांधी। देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीडीपी। जो यहाँ पे सीडीपी है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि वर्ष 1952 में आपको दिखाई दिया। फिर एनईएस मतलब नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो 1953 में लाया गया था, लेकिन बाद में यह देखा गया था कि यह सफल नहीं हो पा रहा है, 100% 100% इसकी सफलता नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, चलिए फिलहाल हम प्रश्नों को पढ़ें कि पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी, एनडीसी मतलब कि यहाँ पे बात जो चल रही है वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात चल रही है, के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। अब देखिए आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया 1952 में आपको सीडीपी और 1953 में एनईएस का जो कार्य था वो 100% सफलता के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा। एनडीसी ने 1957 में एक समिति की बात कही, और ये वही समिति है जिसने अब त्रिस्तरीय तौर पर स्थानीय शासन लाने की बात कही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि बलवंत राय मेहता समिति है, जिन्होंने 1957 में आपके पास यह समिति दिखाई दे रही है और 1958 में इनका रिपोर्ट आया। और इस रिपोर्ट के आधार पर फिर आपको पता ही होगा जैसे कि सर्वप्रथम पूरे देश में जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत जो सबसे पहले जिन्होंने किया वो था राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की जो विधानसभा थी उसने
1959 में इसे पास कर दिया। फिर 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से इस पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? बलवंत राय मेहता समिति। माय डियर, देखो ये सभी जो तथ्य यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन के तौर पर आपको बताया जा रहा है, ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से सुनिए। और प्रायः मैं ऐसा कोशिश करता हूं कि जितने भी प्रश्न आपके सम्मुख यहाँ आ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का मैं एक डिटेल में आपको व्याख्यान या लेक्चर भी दे रहा हूं, ताकि आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है? चलिए, आप इस प्रश्न को देखिए, फिर हम इस प्रश्न के पर जो अब अभी हमारे आंसर जो आ चुका है एम के गांधी जी का, जिसकी मैंने अभी आपको चर्चा किया इससे पूर्व। और अब हमने देखा कि बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आई थी, जिसके आधार पर हमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा दिखाई दिया था। और मैंने आपको इसी के अंतर्गत यह भी बताया कि 2 अक्टूबर 1959 में जो है रिपोर्ट आई, मतलब कि 2 अक्टूबर 1959 से पूरे देश में पंचायती राज की शुरुआत की गई, नागौर जिला राजस्थान। चलिए, फिलहाल हम आगे प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दो सूचियां आप सभी के सम्मुख है, दो सूची। सूची एक में समितियां दी गई है और सूची दो में आपके पास सुझाव दिए गए हैं। मतलब ये जो समितियां हैं, इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया था उससे संबंधित यहाँ पर बातें कही गई है। और ये कहा जा रहा है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फिलहाल हम सुमेलित कर लेते हैं, फिर तो कूट आप आसानी से सेलेक्ट कर ही लोगे। तो देखिए आपके पास दिया क्या है, समितियों में पहला बात कहा गया है बलवंत राय मेहता समिति। अब बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात किया जाए तो आपको मालूम है ये 1957 में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या देखिए 1957। और 1957 में जब बलवंत राय मेहता समिति आती है तो आपको पता ही है कि इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब कि यहाँ पे पंचायत का त्रिस्तरीय की इन्होंने बात कही थी, सिफारिश दिए थे। मतलब कि ए का जो है वो आएगा आपके पास दो, ए का दो। ठीक, आप इसे चाहो तो इस तरीके से यहाँ पर हम रख सकते हैं। सेकंड, अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति की अगर बात किया जाए तो ये 1977 में हमें दिखाई देता है। और 1977 में अशोक मेहता ने त्रिस्तरीय नहीं अपितु इन्होंने द्विस्तरीय संस्थाओं की बात कहे थे, अशोक मेहता समिति ने। आगे जाकर के हमें पता चलेगा कि इन्होंने विकास पंचायत से न्याय पंचायत को अलग करने की बात कही है, इनके रिकमेंडेशन है। तो अशोक मेहता समिति के लिए क्या आ जाएगा फिर यहाँ देखिए, एक, मतलब कि बी के नीचे आपका आएगा एक। सी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, एल एम सिंघवी समिति। और यहाँ पे दिया गया है जीवी के राव। तो जीवी के राव की अगर मैं बात करूं पहले, तो जीवी के राव जो है वो 1985 में आपके पास जीवी के राव समिति दिखाई दे रही है। अब 1985 में जो जीवी के राव समिति दिखाई दे रही है उसकी सुझाव क्या था? तो उनका यह सुझाव था कि प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार किया जाना चाहिए। ये उन्होंने बात कही। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट आपके पास दिया गया, मतलब कि डी के नीचे आपका आएगा तीन। अब एक ही बचा है जो आप इजीली आप समझ ही जाएंगे कि एलएम सिंघवी समिति बात करें तो ये 1986 में हमें दिखाई दे रहा है, एलएम सिंघवी समिति। और 1986 के बाद फिर आपको मालूम ही है 73वां संविधान संशोधन 92 तक हम महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, जहां पे आपके पास संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो एलएम सिंघवी समिति का एक और महत्व बात यह पता चलेगा कि इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी पंचायती राज को, तभी तो आपके पास 73वां संविधान संशोधन 1992 दिखाई देता है, जहां पे भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची भी हमें उससे संबंधित विषय जो उनके कर्तव्य है वो बात कहता है। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एलएम सिंघवी के लिए स्थानीय स्वशासन पद्धति हमें दिखाई देता है, ये मतलब कि सी का 4। यस, अब देखते हैं हमारा ये आंसर किस हद तक सही है। तो आपके पास आंसर आना चाहिए ए का 2, बी 1, डी आपके पास
डी जीवे की राव की बात कर रहा है। तो एक मिनट इसके मुझे ऑप्शंस देखने दीजिए, उससे फिर ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपके पास। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलएम सिंघवी समिति 1986 स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात कही, हाँ ठीक है। एलएम सिंघवी समिति में आपके पास स्थानीय स्वशासन पद्धति आएगा और जीवी के राव में प्रतिनिधित्व के तरीके, मतलब कि ये जो ऑप्शन है ये, दिस विल बी योर आंसर। अब कूट के आधार पर हम इसका सिलेक्शन कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए अगर कूट में कोई मिसप्रिंट रहा तो ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दिया हूं दैट इज द राइट वन, ओके। बाकी फिर आप यहाँ से सिलेक्शन कर लोगे। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है। अभी तो हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था मतलब कि त्रिस्तरीय, मतलब कि यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात चल रही है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात के लिए आपके पास 1957 की समिति जिनके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी दिखाई देते हैं, तो वो आएगा। तो अब आपके पास बलवंत राय मेहता मतलब बी आर मेहता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनकी बात मैंने 1957 की बात कहा। और 1957 जिन्होंने रिपोर्ट 1958 में इनके रिकमेंडेशंस को स्वीकार किया गया। फिर आपके पास पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत की गई। ठीक है ये चीज। चलो आगे बढ़ा जाए, हमारा अगला प्रश्न। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान, चलो ये राजस्थान की तो मैंने बात बता ही दिया आपको, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा चालू किया गया था और डैश दिया गया है में प्रारंभ की गई। तो सेकंड नंबर पे आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में भी चालू किया गया था। मतलब प्रथम में आपके पास राजस्थान और सेकंड में आपके पास आंध्र प्रदेश, जहां से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ये आप याद रखोगे। और वो उसका दूसरा राज्य बन गया था। डेट आपको मालूम ही है 2 अक्टूबर 1959 माय डियर। ठीक, चलिए बढ़ा जाए हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये फैक्चुअल था, इसमें ज्यादा सोचने विचार करने की बात नहीं थी। ये लीजिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने। देखिए समिति को लेकर के प्रश्न हमेशा पूछता रहता है, तो समिति को लेकर के अगर प्रश्न पूछ रहा है तो अब ये आपका कार्य है स्टूडेंट्स कि आप बेटा जितने भी आपके पास समिति होती है उन सभी समितियों को आप पूर्णतः रट ही लोगे, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए समितियों से संबंधित कैसे प्रश्न आपके पास पूछते हैं। कुछ मुख्य समिति भी है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति आ गया है ना। फिर आपके पास सिंघवी समिति है, अशोक मेहता समिति है, जीवी के राव समिति है, ठुंगन समिति है। ये सब आपको रटना ही है, लेकिन उसको छोड़ कर के भी कुछ और अन्य समितियां जिनका महत्वपूर्ण हमें रोल तो दिखाई नहीं देता, फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि नाम आधारित यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। फिलहाल इस प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। देखो संबंधित नहीं है बोल रहा है। अब आपके पास चार दिया गया, अभी तो मैंने बताया सिंघवी समिति अभी हमने देखा, देखो बलवंत राय समिति आपने 1957 देखा, अशोक मेहता समिति आपने 1977 की बात कही, जबकि एलएम सिंघवी समिति मैंने आपको बताया 1986, क्योंकि 85 में तो आपके पास जीवी के समिति आया था। जीवी के समिति 1985 में था माय डियर। ठीक, अब यहां देखो आपके पास जीवी के राव, वो एक्चुअल में ये है जी वी के राव। अब विद्यार्थी कहां से कंफ्यूज हो जाते हैं, राव पढ़े रहते हैं, जीवी दिखा हुआ है, तो इट प्रोनाउंस द सेम, PVN राव, लगभग एक जैसा दिखाई देता है, सुनाई देता है, दिखाई नहीं सुनाई देता है, प्रोनाउंस होता है। इस वजह से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो PVN राव जो है ये यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये एक्चुअली में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के तौर पर भी आप इनका नाम ले सकते हैं, जैसे कि PV नरसिम्हा राव समिति। और ये PV नरसिम्हा राव समिति जो है भैया, आप वैसा ना पढ़ो, आप सीधा ये याद रखो PVN राव जो है, PV नरसिम्हा राव की अगर मैं बात करूं, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय जब आपके पास 73वां संविधान संशोधन अधिनियमित किया गया था। ठीक है, 1992 में, तब ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो आपका ए फॉर एप्पल जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। जीवी के राव रहता तो बात एक अलग थी ना। जीवी के राव का डेट आपको 1980, एलएम सिंघवी समिति आपको 1986 है ना, याद रखना बेटा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ मत होइएगा। जीवी के राव समिति जो है 1985 का है और ये 1986 का है एलएम सिंघवी समिति। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कुछ और समिति भी आएंगे, जैसे
हनुमंता राव समिति याद रखना, वो 1984 का है। तो जीवीके राव समिति से पहले हनुमंता राव समिति 1984, और फिर 85 में आपके पास जीवीके राव समिति, और फिर 86 में आपके पास एलएम सिंघवी समिति, और उसके बाद 1989 में आपको थुंगन समिति भी दिखाई देता है। ये सब रिलेटेड है एक दूसरे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, ये लीजिए। पुनः सूची आ गई, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपके पास पंचायती राज समितियां दी गई है और द्वितीय तरफ आपके पास वर्ष दिए गए हैं। देखिए अभी तो मैं वर्ष की ही बात कर रहा था, और अब आपको इसका क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखिए नीचे कूट दिया गया, ये कूट, और इस कूट के आधार पर आप अपने आंसर का सिलेक्शन कर लेंगे। तो हमें इस पर हम ध्यान ना देकर के हम सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देंगे, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। चलो बात किया जाए अब इस प्रश्न की। प्रश्न में देखिए क्या दे रहा है, पंचायती राज समितियां और दूसरी ओर वर्ष की बात करें। अभी मैंने आपको बताया कि आप मेहता समिति से चालू करो, तो मेहता समिति 1957, ये लीजिए, मतलब कि ई का जो आएगा 4। अभी हमने देखा था, एक्सप्लेनेशन में इसका ऑलरेडी दे रखा हूं। मेहता बलवंत राय मेहता समिति के बाद आप अशोक मेहता समिति में चले जाओ। देखो अशोक मेहता समिति दिया गया 1977। देखिए कहाँ 1977 है, यहाँ पे 78 की बात कर दी। 78 एक्चुअल में वो 1977 को मेहता समिति आई थी और 78 में उन्होंने रिपोर्ट दिया था। तो उस आधार पर आप जो मेहता समिति का है आप कंसिडर कर सकते हैं कि सी, मतलब कि सी जो मेहता समिति आपके पास दिखाई दे रहा है, उस सी का फिलहाल जो हम कंसिडर कर ले रहे हैं वह 5वां 1978 में उनका रिपोर्ट आया था। 1977 में समिति बैठी थी, तो फिलहाल चलो इसी को ही कंसिडर हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये लीजिए, ये आ गया। तो ये कौन सा है, सी का 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, अगला देखिए। फिर हमने देखा था हनुमंता राव, अभी हमने बात किया था 1984, दिख रहा है 1984, ये लीजिए 1984। तो आपके पास ए का 3, मतलब कि आप इसे इस तरीके से देखिए, ई का 4 ऐसा जमाओ, ए बी, सॉरी चलो ना यहाँ से देख लेते, बाद में वो कंफ्यूज होगा, इधर इधर लिखते चलोगे तो आप कंफ्यूज होते जाओगे। यहाँ देखो बस, हनुमंता राव समिति 1984। अब हनुमंता राव समिति 1984 के बाद 1985 में आपके पास जीवी के राव समिति आया था। तो जीवी के राव समिति को हम कंसिडर कर लेते हैं, चलिए 1985 दिस हो गया। अब बचा क्या, एलएम सिंघवी समिति 1986। तो एलएम सिंघवी समिति के लिए भी आप कंसिडर कर लीजिए, ये लीजिए 1986। अगर 1989 रहता तो आप क्या लेते, थुंगन समिति, अभी तो बताया था थुंगन समिति 1988 के आसपास आपको दिखाई देता, सॉरी 1989 बोल रहा था, थुंगन समिति 1988 याद रखना। हालांकि यहाँ पे थुंगन समिति नहीं दिया गया। तो अब इस आधार पर आप अपना सिलेक्शन कर लेंगे, नीचे आपके पास जो भी यहाँ पे कूट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर दिया, ये कूट दिया गया, इस कूट के आधार पर फिर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए प्रश्न देखा जाए। प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है, किस समिति का संबंध नहीं है, ये कह रहा है। अब आपके पास 4 दिया गया, अशोक मेहता समिति अभी हमने बात किया था 1977, संथानम समिति मेहता समिति, तो ये बलवंत राय मेहता समिति भाई ये भी 1957 का है, ये हमारा आंसर नहीं आएगा। अशोक मेहता समिति 1977 का पंचायती राज से संबंधित, ये भी नहीं आएगा। अब आपके पास 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है VKRV राव समिति। अब राव जहां पे आता है वहां पे आप लोग ना थोड़ा कंफ्यूज होने लगते हो, क्योंकि मैंने जी के राव समिति बताया भाई। तो जो हमने जी के राव समिति देखा, ध्यान से सुनिएगा, GV के राव समिति वो आपका 1985 का था। तो कंफ्यूज नहीं होना, GV के राव। और इससे पहले आपके पास आ गया था PVN राव समिति, तो आप कंफ्यूज हो जा रहे थे। तो वो GV के राव समिति है, क्या कह रहा हूं मैं, GV के राव, जो कि कब का है 1985, क्योंकि हनुमंता जो है वो आपको 84 में था। 1985 GV के राव समिति, और यहाँ पे VKRV राव समिति बोल दिया है भाई इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अलग है ना।
नेक्स्ट देखते हैं संथानम समिति। अब देखिए थुंगन समिति तो मैंने बता दिया 1988, तो आपको पता है। हमने हनुमंता राव समिति भी देख लिया, कब? 1984। अब यहाँ पे एक नया आ गया, वो है पीके थुंगन समिति। तो भाई पीके, यहाँ देखिए, सॉरी, संथानम समिति। तो यहाँ पे जो आपके पास संथानम समिति दिया गया बेटा, वो संथानम समिति भी इससे अटैच्ड है, जो कि हमें पंचायती राज के बारे में बात बताता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास VKRV राव समिति दिया गया है, ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो VKRV राव समिति की बात किया गया है, ये एक्चुअल में अर्थशास्त्री थे। और अगर मैं इससे संबंधित कुछ और बात कहूं तो अर्थशास्त्री तो थे ही, इन्होंने आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष, आर्थिक विकास को लेकर के, और राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य रहे हैं। तो इनका पंचायत से कोई संबंध हमें यहाँ पे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा इस प्रश्न के अनुसार। तो आंसर क्या आप लोगे? बी फॉर बॉल, VKRV समिति। कंफ्यूज करने के लिए देता है, क्योंकि VKRV और यहाँ पे हम पढ़ते GKR राव, VK राव समिति, और यहाँ पे VKRV राव समिति, तो कंफ्यूज हो जाए विद्यार्थी, इसलिए ऐसा दिया जाता है। चलिए आगे का बढ़ा जाए। तो ये मैंने बता दिया, VKRV राव समिति जो है वो नहीं है, क्योंकि VKRV राव समिति की अगर बात किया जाए तो ये अर्थशास्त्री थे, जो कि आर्थिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की? न्याय पंचायत के गठन की। अब यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। तो मैंने जब आपको पूर्व में एक प्रश्न करा रहा था जहाँ पे अलग अलग समिति थे, तब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा था, याद करिए क्या एक्सप्लेनेशन था। अगर एक्सप्लेनेशन की अगर बात किया जाए, जहां पर ये बात कह रहा है कि जो न्याय समिति है, देखिए क्या क्या, सॉरी, न्याय पंचायत को अलग करने की बात किया। तो किसने न्याय पंचायत को अलग करने की बात किया? न्याय पंचायत के अलग करने की अगर यहाँ पे बात चलती है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 1977 की जो समिति है, मतलब कि कौन सी आ जाएगी? अशोक मेहता समिति। ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका था कि अशोक मेहता समिति जो 1977 में आई, उसने द्विस्तरीय शासन प्रणाली की बात किया, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बोला था, इन्होंने द्विस्तरीय की बात की, इन्होंने अशोक मेहता समिति ने। और इन्होंने ही बोला कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग किया जाए, विकास पंचायत से अलग करने की बात था, इन्होंने कहा अशोक मेहता समिति। वर्ष कौन सा? 1977। कब इन्होंने इनकी रिपोर्ट को की सिफारिश के तौर पर हमें सामने आ रहा है? तो 1978 माय डियर, याद रखो, ठीक है। चलिए पढ़ा जाए। द्विस्तरीय प्रणाली तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि इन्होंने द्विस्तरीय प्रणाली की बात किए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा किया गया? अब आपके पास 4 दिया गया है, बलवंत राय मेहता समिति, राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी और एलएम सिंघवी समिति। तो देखिए मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन आपको कर दिया था, ये जो एलएम सिंघवी समिति 1986, इसने संवैधानिक दर्जा देने की बात किया था। किसने? एलएम सिंघवी समिति ने 1986। और उसके बाद ही आपको 73वां संविधान संशोधन दिखाई दे रहा है, जो कि एक्चुअल में 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 में लाया गया था विधेयक के तौर पे। फिर वो पास हो गया तो 73वां संविधान संशोधन बना 1992 और लागू किया गया 24 अप्रैल 1993। तो उसमें संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया, जहाँ पे अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक की बात कही गई है। तो वहां पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। तो संवैधानिक दर्जा, ये संवैधानिक स्थिति देने वाला फिर कौन हुआ? एलएम सिंघवी समिति का यहाँ पर आंसर आएगा। उनके रिकमेंडेशंस पर हम यहाँ पर हम आगे बढ़े थे, तो जाकर के आज हमें भाग 9 में ये दिखाई देता है। तो एलएम सिंघवी समिति का आप डेट याद रखोगे बेटा, डेट मैंने क्या बताया? 1986। और एक बात यहाँ पे याद रखना, एलएम सिंघवी समिति ने यह भी बात कही थी कि जो पंचायत में जो चुनाव होंगे,
उन पंचायत के चुनाव को गैर दलीय आधार पर होना चाहिए, गैर दलीय आधार पर। इसलिए जब आप पंचायत के चुनाव में जाओगे तो देखिएगा कांग्रेस या बीजेपी या राष्ट्रीय कोई दल के हिसाब से आपके पास छाप दिखाई नहीं देते। हालांकि इनडायरेक्टली बात किया जाए तो वो सपोर्ट में रहते हैं, बट डायरेक्टली आपको वो छाप दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये जो पंचायत चुनाव वो गैर दलीय होगा, इसकी बात भी अगर हम करें तो यहाँ पर एलन सिंघवी समिति से ही संबंधित ये बात आती है, गैर दलीय, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे के प्रश्न को देखा जाए। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। 3 सोपान मतलब त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय मतलब कि 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसे 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया, संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। तो आ गया आंसर भाग 9, जहां पे अनुच्छेद 243 से 243 ओ की बात कही गई। सो दिस इज द आंसर माय डियर फैक्ट, मैंने अभी इसे कई बार आपके सामने रख चुका हूं। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, भाग 9। अब बात आती है, ध्यान दीजिएगा कि उस भाग 9 में सर आपने बताया 243 से लेकर के 243 ओ तक के 16 आर्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं। अभी 16 आर्टिकल्स में 243 से 243 ओ तक अगर विशेष तौर पे किस एक आर्टिकल को लिया जाए, अगर कोई आर्टिकल के नाम पर आ जाता, तब आप याद रखेंगे 243 बी, 243 बी के तहत आप जाओगे तो यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है 3 स्तरीय का। 3 स्तरीय मतलब कि अगर मैं कहना चाहूं कि अनुच्छेद 243 बी या अनुच्छेद 243 ख के तहत प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती मतलब कि ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर पंचायती या पंचायतों का गठन किया किया जाएगा। 3 स्तरीय, ग्राम, खंड और जिला, अनुच्छेद 243 ख या अनुच्छेद 243 बी, याद रखोगे भाग 9। 3 सोपान यहां पर दिखाई देते हैं। चलिए आगे के प्रश्न की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहां देखें अगला प्रश्न, ये लीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। 73वें संशोधन की बात कर रहा है भाई, यहां समझिएगा। 73वें संशोधन में तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किया गया है, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। तो आपके पास यहाँ देखो ग्राम पंचायत भी आ गया, क्षेत्र पंचायत मतलब की ब्लॉक लेवल की बात चल रही है, और जिला पंचायत मतलब की जिला स्तर पे बात चल रहा है। भाई तीनों ही आ गया, मगर ये चौथा नहीं आएगा, नगर पंचायत। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारे पास 74वां संविधान संशोधन है, 74वां 74th संविधान संशोधन, जहां पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत की बात करता है, जो कि संविधान के भाग 9 का, याद रखना, उसमें दिया गया है ये। तो इसमें उत्तर क्या आएगा, 1 2 3। अब आपके पास जो नीचे कूट दिए रहेंगे उस कूट के आधार पर आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। ये देखिए बी फॉर बॉल, केवल 1 2 और 3, दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक क्षेत्र, पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, मतलब किसी भी क्षेत्र को पंचायत का क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो किसके आधार पर, कौन करेगा भाई ये। 4 विकल्प दिया गया, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी मंडल के आयुक्त द्वारा, डी जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। अब इससे संबंधित आपको एक आर्टिकल पता होना चाहिए, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। देखिए पहली बात तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, आंसर जो है वो है राज्य सरकार द्वारा। क्यों? क्योंकि भाई पंचायत की बात हो रही है, और आपको मालूम है अभी तो हमने बताया था अनुच्छेद 243 बी भाग 9, जिसमें कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, खंड और जिला स्तर पर पंचायतें होंगी। फिर हमने देखा कि ये जो पंचायत है वो तो राज्य विषय, राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सरकार ही फैसला लेगी। लेकिन राज्य सरकार जो फैसला लेगी अपने राज्य विधानमंडल में बनाए गए विधियों के आधार पर ही फैसला लेगी। और अगर बात किया जाए फिर कोई अनुच्छेद आपको जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा वो अनुच्छेदों को लेकर के भी यहाँ पे प्रश्न कर सकता है
कि किस अनुच्छेद के आधार पर यहां पर बात कही जाएगी कि जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाए। अब क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत लेने की अगर बात करता है तो आप याद रखोगे भाग 9 में आपके पास अनुच्छेद 243C है, जिसके तहत ये बात कही जाती है। किसी क्षेत्र को पंचायत का क्षेत्र निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 243C, जहां पर राज्य सरकार अपनी शक्तियों का यहां पर इस्तेमाल करेगा राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों के आधार पर, और किसी एक क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र यहां पर ये घोषित कर सकता है। ये आप याद रखोगे, अनुच्छेद 243C। ओके, चलो, तो ये याद रखिएगा आप भाई, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ये पूरा आप याद ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखते हैं, ये लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है। सीमा में परिवर्तन की बात चल रही है। अब आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रथम राज्यपाल, द्वितीय राज्य चुनाव आयोग, तृतीय संभागीय आयुक्त और चतुर्थ दिया गया है कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी। अब आप यहाँ देखो बात किसकी कही गई है, खंड और जिला पंचायत। अब आपको मालूम ही है भाई, पंचायत त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय में एक ग्राम स्तर पर होता है, एक खंड स्तर पर होता है, एक जिला स्तर पर होता है, और वहां पर आप सीमा में परिवर्तन करना चाहते हो तो सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो सीधा सीधा राज्यपाल का होगा। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, तो वहां पर धारा 127 इसका आधार बनाता है, जिस पर यह बात कही गई है कि खंड और जिला स्तर की जो पंचायत है उनकी सीमा का जो निर्धारण है वह राज्य का राज्यपाल के द्वारा करवाया जाएगा। तो दिस इज द आंसर माय डियर। ओके, आगे के प्रश्नों को देखा जाए, क्या दिया गया है यहाँ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है। नहीं है बोल रहा है, पंचायती राज संस्थान नहीं है, किसमें नहीं है। 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, असम, नागालैंड, केरल और त्रिपुरा। तो पहले तो उत्तर में बता दूं, उत्तर आएगा नागालैंड। नागालैंड के साथ 2 और राज्य, मिजोरम, यस, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, 2 और राज्य आप याद रखेंगे जहां पर ये पंचायती राज से संबंधित संस्था में दिखाई नहीं देता। ठीक है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो ये बात किस आधार पर कही जा रही है, तो ये बात कही जाएगी कि 73वां संविधान संशोधन जिसके तहत भारतीय संविधान का भाग 9 जोड़ा गया, उसमें आपके पास अनुच्छेद 243M दिखाई देता है, M। और इस 243M में बात कही गई है कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहां पर यह संस्था नहीं रहेगी। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्लियरली डिफाइन हो गया। तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न माय डियर। ऐसे ही प्रश्नों की जो सीरीज है हमारी इस स्थानीय स्वशासन को लेकर के मैं आता रहूंगा, जो कि आपकी आगामी परीक्षा एडीओ के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ तक कि आप जो भी परीक्षा दो वहां पर छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम काफी महत्वपूर्ण होता ही है। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, पुनः आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।